एक बार आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। हेम टेक्सटाइल 2026 जर्मनी के शहर फ्रैंकफर्ट में मुनक़िद होने वाली दुनिया की सबसे बड़ी होम टेक्सटाइल नुमाइशों में से एक नुमाइश है। इस इवेंट में बिस्तर, तौलिए, कालीन, पर्दे और सस्टेनेबल टेक्सटाइल शामिल होते हैं। पाकिस्तान इस नुमाइश में अब एक मजबूत कंटेंडर के तौर पर सामने आ रहा है। 2026 के एडिशन में पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 284 एग्जीबिटर्स शिरकत कर रहे हैं, जो इस बात का अमली सबूत है कि पाकिस्तानी टेक्सटाइल इंडस्ट्री आलमी मार्केट में अपनी जगह मजीद मजबूत करती जा रही है। इससे कबल हेम टेक्सटाइल 2025 यानी पिछले साल पाकिस्तान के लिए एक तारीखी साल साबित हुआ था। इस साल पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स ने तकरीबन $3 अरब के एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हासिल किए थे और ये ऑर्डर्स ज़्यादातर यूरोप और अमेरिका के खरीदारों से आए थे, जहां माहौल दोस्त और सस्टेनेबल गुड्स की मांग में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। अगरचे किसी बड़े MOU का अभी तक बाज़ाब्ता ऐलान नहीं हुआ, लेकिन ये ऑर्डर्स ऑन स्पॉट बिजनेस डील्स थे जो प्रैक्टिकली मईशत के लिए ज़्यादा अहम होते हैं। पाकिस्तान की कामयाबी की एक बड़ी वजह यह भी है कि दुनिया अब चीन के महंगे प्रोडक्शन मॉडल का मुतबादिल तलाश कर रही है। पाकिस्तान कम लागत के साथ बड़ी पैदावारी सलाहियत और तजुर्बेकार अफरादी क़ुव्वत के बाइस एक पुरकशिश ऑप्शन बन चुका है। हेम टेक्सटाइल में थ्रेड कनेक्ट जैसे B2B प्लेटफॉर्म्स ने पाकिस्तानी कंपनीज को बराह रास्त खरीदारों से जोड़ने में भी अहम किरदार अदा किया है। सरकारी सतह पर वजारत तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान ने कौमी पवेलियन के जरिए पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया। खासतौर पर यूरोपियन यूनियन की नई सस्टेनेबिलिटी और ट्रेसेबिलिटी कवानीन को मद्देनजर रखते हुए। यह हिकमत अमली इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि मुस्तकबिल की आलमी तिजारत में माहौल दोस्त प्रोडक्शन बुनियादी शर्त बनती जा रही है। अगर हम ओवरऑल स्टैटिस्टिक्स देखें तो पाकिस्तान की ओवरऑल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स माली साल 2025 में $17.88 अरब तक पहुंची, जो माली साल 2024 के मुकाबले में तो नुमाया इजाफा है, मगर अगर थोड़ा पीछे चले जाएं 2021-22 में तो वहां पर हम 19.3 बिलियन के बेंचमार्क को भी टच कर चुके हैं। साल 2025 में खासतौर पर गारमेंट्स के साथ नेटवेयर और बेडवेयर ने बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई, जबकि रिवायती शोबे जैसे कॉटन यार्न में कमी देखी गई है। इससे वाज़ेह होता है कि पाकिस्तान वैल्यू एडेड मसनूआत की तरफ अब दुरुस्त सिमत में बढ़ रहा है। ओवरऑल हेम टेक्सटाइल पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक नुमाइश नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक मौका है। अगर तवानाई के मसाइल के साथ फाइनेंसिंग और पॉलिसी सपोर्ट बेहतर हो जाए तो ये ऑर्डर्स मुस्तकिल तरक्की में बदल सकते हैं, जो नौजवानों के लिए रोजगार और मईशत में एक स्टेबिलिटी भी ला सकते हैं। साल 2026 से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं इंडस्ट्री से वाबस्ता लोगों की, इस पर हम बात करेंगे। जुनैद रहमान साहब एक्टिंग चेयरमैन टावल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के हमारे साथ मौजूद हैं। तो जुनैद साहब, 2026 में जो हेम टेक्सटाइल अब चंद रोज़ में, बल्कि आज ये स्टार्ट भी हो चुकी है, तो ये अब बताइएगा पाकिस्तान के लिए इसकी क्या अहमियत है और 2025 से किस हद तक बड़ी ये साबित हो सकती है एक्सपोर्ट को बढ़ाने के एतबार से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आपने मौका दिया बात करने का। देखें, जैसे आपने ऑलरेडी अपने ब्रीफ में बताया कि हेम टेक्स के बारे में कि ये कितनी इसकी एक स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है ख़ास तौर पे होम टेक्सटाइल के एक्सपोर्टर्स के लिए। और एज एन एग्जीबिशन जो है ये तकरीबन 2800 से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेंट जो हैं वो इस दफ़ा शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 66 कंट्रीज़ के जो है वो कंट्रीज इस पे पार्टिसिपेट कर रही हैं इस साल, जो इस ईयर के जो कि पिछले साल से कुछ 10% ज़्यादा है। इसमें अहम बात यह है कि पाकिस्तान जो है उसमें थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। थर्ड लार्जेस्ट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए पार्टिसिपेंट जो है विद 285 स्टॉल्स आफ्टर चाइना एंड इंडिया, जो कि मैं समझता हूँ कि स्ट्रैटेजिक पोजीशन है हमारी, जो कि हमने मेंटेन की हुई है अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से, और आहिस्ता आहिस्ता उसमें बेहतरी आ रही है। इस हवाले से आज पहला दिन है एग्जीबिशन का और अभी जाहिर है जारी है पहला दिन, तो कुछ कबल वक्त होगा कुछ कहना, बट स्ट्रेटेजिकली आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जीबिशन फॉर पाकिस्तान। WC में पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी नुमाइंदगी यहाँ होती है। तकरीबन आप समझें मोर देन 80 मेंबर्स हमारे वहाँ एग्जिबिट कर रहे हैं, पहुंच चुके हैं करने के लिए और कर रहे हैं, और तकरीबन 30% ऑफ द पोर्शन ऑफ आप कह रहे हैं हमारे जो मुल्क का जो है हमारी से जो सेक्टर से जो है वो नुमाइंदगी करता है, जो कि एक बहुत अहम आप कह लें कि नुमाइंदगी है। तकरीबन $2 बिलियन से ज़्यादा का सेक्टर है ये, जिसके अंदर जो है वो रेवेन्यू फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ जॉब क्रिएशन और इकोनॉमी के अंदर जो इसका पार्ट जो है वो आप देख सकते हैं नुमाया है बड़ा। कि देखें, बात ये है कि जो गोइंग फॉरवर्ड आपका सवाल था कि जी इन स्ट्रैटेजिकली जो है हम किस तरह इससे फायदा उठा सकते हैं, और आपने अभी भी इंटरव्यू में बताया कि आउट ऑफ एज अ कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बीइंग कॉम्पिटिटिव जो है हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो अपना इनिशिएटिव लेके एफर्ट्स करके जो है वो जाते हैं हेमटेक्स जो है, और ग्लोबल फोरम पे जब वो कम्पीट करते हैं, इस वक्त भी हम मौजूद हैं। मगर होता क्या है कि अनफॉर्चुनेटली वहाँ जाके उनको एक
रियलिटी चेक मिलता है जो कि हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस की शक्ल में होता है। जब वो देखते हैं कि दुनिया में जो दुनिया के मुल्क जो है वहाँ कम्पीट कर रहे हैं और वही प्रोडक्ट्स जो हम वहाँ पे सेल करना चाहते हैं वो कदरे कम कीमत में जो है वो ऑफर कर रहे होते हैं, तो ये एक ऐसी दीवार है जो हमारे ग्रोथ के आगे आगे जो खड़ी हो चुकी है। हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जो है, जो कि अल्टीमेटली हमारे पॉलिसी मेकर्स ने इस चीज को इंश्योर करना है गोइंग फॉरवर्ड कि हमारे जो एक्सपोर्टर्स, हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट वहां जाके एग्जिबिट कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं ऑर्डर्स लेने की जो है, तो वो इस हाई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस का जिसके अंदर खातिर खा जो है वो हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी, गैस एंड इलेक्ट्रिक, हाई कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन, हाई इंटरेस्ट रेट जो है इसकी नजर ना हो जाए और वो जो ऑर्डर एग्जीक्यूट हो सकते हैं मजीद या होने जा रहे हैं या उनको एग्जीक्यूट करना अंजाम तक पहुंचाना जो है वो मुमकिन हो। सही। तो जुनेद साहब, ये वो चैलेंज है जो कि पिछले कई साल से आप लोग इसको फेस कर रहे हैं और 2024-25 में भी आपने इसको फेस किया है, लेकिन अब ये जो नया कैलेंडर ईयर अभी शुरू हुआ, इस एग्जीबिशन में जाते हुए कुछ बातचीत रही पॉलिसी लेवल पर गवर्नमेंट से कि कुछ ऐसे इंसेंटिव्स दिए जाएं कि ये एक्सपोर्ट को तो हम पूरी तरह से उसको फ़ायदा उठा सकें, इसके नंबर्स को हम बढ़ा सकें। पिछली बार $3 अरब के हम यहाँ से ऑर्डर्स लाए थे, तो ये इस नंबर में किसी हद तक इजाफा हो सके, यानी कॉस्ट को कम करने के एतबार से कोई इस वक्त स्ट्रेटजी तरतीब दी गई है? बहुत अहम सवाल है आपका और बहुत जरूरी सवाल है। इस पर मैं समझता हूँ कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस पर यही है ग्रोथ के लिए। देखिए, एक चीज हमें देखनी होगी कि इस वक्त जो वर्ल्ड सिनेरियो है वो भी एक बहुत एक आप कह लें कि एक अजब उसकी कैफियत है, अनसर्टेनिटी भी है और इन्फ्लेशन का शिकार है बहुत सारी मईशतें दुनिया की जो हैं। खास तौर पे अमेरिका में आप देख रहे हैं, यूएस में बहुत इन्फ्लेशन के इश्यूज हैं, यूरोप में बहुत इन्फ्लेशन के इश्यूज है, एक वहाँ अनसर्टेनिटी भी चल रही है, लोअर डिमांड का भी शिकार है दुनिया। तो बेसिकली ऐसे कैफियत में मुख्तलिफ मुल्कों ने, जो कि हमारे कंपेटिटर्स भी हैं, उन्होंने मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज अपनाई हैं। उन्होंने अपने एक्सपोर्टर्स को मुख्तलिफ तरीके से इंटेंसिफाई किया है, इंसेंटिव इशू किए हैं, सब्सिडीज दी हैं, ताकि वो इस कैफियत में जो ग्लोबल आप कह लें बहरान चल रहा है एक तरह से जो है, वो अपनी मार्केट शेयर लूज ना करें। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज जो है ना, वो अपने मार्केट शेयर को रिटेन करना है। आपको पता है कि टैरिफ वॉर भी चल रही है दुनिया में और टैरिफ की वजह से जो है बहुत सारी चीजें जो है वो डिस्टर्ब हुई हैं, मार्केट्स भी डिस्टर्ब हुई हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे आपने कहा पॉलिसी मेकर के साथ जो आगे जो बातचीत चल रही है, डेफिनेटली इस पर वो काम भी कर रहे हैं, मगर जो राइट नाउ जो मेन चैलेंज है हमारा, दैट इज द हाई कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन। होम टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, जिसके अंदर बहुत सारे एसएमईज जो हैं वो एक रोल अदा कर रहे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, एक्सपोर्ट के अंदर जो है, उनके लिए जो पिछले बजट में जो है वो एफटीआर को जो है हटा के टैक्स रिजीम को एनटीआर में, नॉर्मल टैक्स रिजीम में दिया गया। ये एक बहुत बड़ा एक आप कह लें कि आई वुड से इस सेटबैक हुआ इस चेन को, क्योंकि देखें 1% टैक्स जो है वो पे करते थे पहले एक्सपोर्टर्स ने अपनी सेल्स के ऊपर, उसको बढ़ा के 1%, 2% कर दिया गया, 1% फाइनल, 1% एडजस्टेबल, और उसके बाद भी असेसमेंट वगैरह का जो है वो है मामलात हैं। तो कहने का मतलब ये कि इससे इनकी कॉस्ट जो है वो बढ़ गई है। जो कॉस्ट बढ़ी है अल्टीमेटली वो इफेक्ट करती है ऑर्डर्स को फाइनलाइज करने में, ऑर्डर्स को लेने में। दूसरी बात ये कि देखें, जब हम देख रहे हैं कि पिछले 4 महीने से हमारी एक्सपोर्ट जो है वो गिरावट का शिकार है, अच्छा, ये एक इंडिकेटर है इस बात का कि समथिंग इज नॉट राइट। हमें ये देखना है कि हमारी जो टैक्सेशन की कॉस्ट है, हमें वापस क्या उसको रिव्यू किया जाए। बिल्कुल रिव्यू करना चाहिए कि हम वापस एफटीआर की तरफ जाएं, ताकि जो टैक्सेशन की कॉस्ट है जो हमें एक्स्ट्रा बर्डन हो गई है पिछले 1-2 साल से जो है, वो उसकी रिलीफ मिले और एक्सपोर्टर्स अपना काम कर सकें मजीद फादियत के साथ जो है। दूसरी बात ये कि जो हाई कॉस्ट ऑफ एनर्जी है, अगर 7 सेंट और 8 सेंट और 9 सेंट की बिजली जो है दुनिया में मुख्तलिफ जो हमारे कंपटीटर्स है, जो है इंडिया है, चाइना है, बांग्लादेश है, वियतनाम है, ये यूज कर रहे हैं और हम 12 से 14 सेंट की बिजली यूज कर रहे हैं। तो कौन सा फॉर्मूला होगा आप ये बताइए जिसपे हम जिसके हम अप्लाई करके जो है वो ऑर्डर्स ले सकते हैं, अगर हम हमारी कॉस्ट महंगी है। इस वक्त राइट नाउ अगर आप देखा जाए तो हम वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सेलर इन द मार्केट है, जिसकी वजह से हमें डेफिनेटली चैलेंज बढ़ गया है हमारा। क्योंकि हमारी कुछ प्रोडक्ट बड़ी स्ट्रॉन्ग है, उनकी मार्केट में बड़ी डिमांड है इंटरनेशनल मार्केट में, और उनकी बड़ी एक आप कह लें कि उनकी कदर जानी जाती है, मगर यहाँ पे आके जो है वो हमें एक आप कह लें कि एक लॉस हो रहा है जो हम अपनी इस स्ट्रेंथ को कैपिटलाइज नहीं कर पा रहे। सही। तो जुनेद साहब, ज़ाहिर है एक तो एक कॉस्ट का इशू, फिर ये टैक्सेशन का इशू हो, ये दोनों मिलकर हमारी ओवरऑल टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी बड़ा मुतासिर कर रहा है। इस पर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कितनी मुतासिर हो रही हैं, चूँकि उनके लिए ज़ाहिर सर्वाइव करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होता है एज़ कम्पेयर टू जो बड़े ग्रुप्स हैं, और यही वजह है बुनियादी जो कि हमारी ओवरऑल टेक्सटाइल की भी और होम टेक्सटाइल की भी एक्सपोर्ट्स एक सर्कल में ही घूम रही हैं। अभी तक हम 20 बिलियन को नहीं टच कर सके, बहुत सारे ममालिक हमें पीछे छोड़ गए और हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं इस फिगर तक पहुंचने के लिए।
देखिए, आपने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि हम 2021-22 में तकरीबन 20 से $21 टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट टच करके आए। तो उस वक्त हमने एक पॉलिसी जो है इंडस्ट्री को जो दी गई थी, वो थी RCET की, रीजनली कंपेटिटिव एनर्जी टैरिफ। इसका मतलब ये आसान ज़बान में कि जो हमारे रीजन के कंपेटिटर्स हैं, उनकी बिजली की एनर्जी कॉस्ट हमारी कॉस्ट करीब करीब रखी जाएगी। वो एक कामयाब पॉलिसी साबित हुई। इससे एक्सपोर्ट जो है वो कई अरब डॉलर बढ़ गई। जब वो पॉलिसी शुरू हुई तो कोई $3-4 का फर्क पड़ा। उसके आने के बाद ये एक निशानी थी, इंडिकेटर था कि ये कामयाब पॉलिसी है। मैं समझता हूँ उसको रिवाइव करना चाहिए। उस कामयाब पॉलिसी की जो गवर्नमेंट की थी, इसको रिवाइव करना चाहिए, और ताकि ये वापस हम उस सफर की तरफ चलें जो कि हमने शुरू किया था। दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको भी बताया, एसएमईज के बारे में आपका सवाल था। देखिए, जो टैक्सेशन के मैटर्स है ना, जो ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं एसएमईज को, क्योंकि उनका जो आप कह रहे हैं रिसोर्सेज हैं, वो उनके उस तरह के नहीं होते जो कि बड़ी कंपनीज के होते हैं। तो इस वजह से इसको भी जो एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटी थी कई साल से FTR की, उसको वापस रिवाइव करना चाहिए। देखिए, तकरीबन 4 महीने से एक्सपोर्ट अगर गिरी है, गिरावट का शिकार है, और ओवर 6 महीने में जो एक्सपोर्ट 9% गिरी है, तो अल्टीमेटली अगर एक्सपोर्ट गिर रही है और हम एक्सपोर्ट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे तो नेट में हमें रेवेन्यू गेन कैसे होगा? मैं समझता हूँ कि इससे बेहतर जो है वो पॉलिसी पे वर्क किया जाए और कोशिश ही की जाए कि एक्सपोर्टर्स को फैसिलिटेट किया जाए, ताकि एक्सपोर्ट जब बढ़ेगी, एक्सपोर्ट के नंबर्स बनेंगे, तो एज अ बाय प्रोडक्ट जो है वो आपको ऑटोमेटिकली आपको टैक्स का रेवेन्यू भी बढ़ेगा, आपकी इकोनॉमिक जनरेशन भी आपकी बेहतर होगी, आपकी एनवायरमेंट बेहतर होगी। और जो साहब, अगर ये एक बेहतर पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, कोई वे आउट अगर इसका निकालती है, थोड़ा सा इंसेंटिवाइज आप लोग करती है, तो ये इसका जो होम टेक्सटाइल है, इसका स्कोप बताइएगा हेमटेक्स में भी और ओवरऑल इंडस्ट्री में भी, और फिर इसमें टॉवल सेक्टर का कितना स्कोप है? मैं समझता हूँ ये अभी इट इज इन टर्म्स ऑफ आप कह लें जो स्ट्रेटेजिक अगर हम बात करें, तो वैल्यू एडेड इंडस्ट्री का बहुत प्रॉमिसिंग स्कोप है। जो हमारा मॉडल है पाकिस्तान का, अगर मैंने आपको जो निशानदेही की है, हाई टैक्सेशन, कॉस्ट ऑफ टैक्सेशन और एनर्जी को एड्रेस कर लें अलॉन्ग विद इंटरेस्ट कॉस्ट, अगर ये हम एड्रेस कर लेते हैं तो बिकॉज बहुत सी ऐसी मार्केट्स है, देखिए टोटल दुनिया में 100 मुल्क से ज्यादा तौलिया एक्सपोर्ट होता है, मगर अनफॉर्चुनेट बात ये है कि 10 से 15 मुल्कों के अंदर इसकी मेजॉरिटी ऑफ द सेल्स है। तो अल्टीमेटली अब जैसे मैं आपको मिसाल देता हूँ, हमारे जो एसएमईज हैं, एसएमईज की आपने बात की, जो हमारे DLTL एक हमारी स्कीम थी, जो कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो टैक्सेस भरते थे एक्सपोर्टर्स उनको वापस मिलते थे, वो भी आधे एज अ DLTL स्कीम जो है वो 4 साल से, वो 3 साल से वो गैर फाल है स्कीम। वो बड़ी अफादियत थी स्कीम की, जो है एक्सपोर्टर्स को जो है वो हेल्प करती थी अपनी नई मार्केट तलाश करने में और अपनी कॉस्ट को सपोर्ट करने में। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके तवज्जो से कि उस स्कीम को दोबारा रिवाइज किया जाए और शामिल किया जाए एज एक्सपोर्ट इंसेंटिव। दूसरी बात ये कि जो रिफंड्स हैं, जो सेल टैक्स के रिफंड्स एक्सपोर्टर्स के, जो कि डेफर्ड रिफंड्स कहलाए जाते हैं, वो बहुत ज्यादा तातुल का शिकार है। वो छोटे एसएमई, जो छोटे कारोबारी लोग हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, एसएमईज हैं, वो लैक ऑफ फंड्स की वजह से वो नहीं उस तरह परफॉर्म कर पाते, उनकी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ पाती इस तरह से, वो मार्केटिंग नहीं कर पाते, अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर पाते इस तरह से। तो अगर इसको भी बेहतर गवर्नमेंट पे काम कर रही है, कोई दूसरी बात नहीं, शक की बात नहीं है, बट द पॉइंट इज कि इन चीजों को ज्यादा फोकस करके इस स्ट्रेटेजिकली इनको बेहतर किया जाए, ताकि हम जो नंबर हासिल कर सकते हैं। मतलब आपका सवाल था कि जी एक्सपोर्ट का क्या पोटेंशियल है, तो अगर हम देखें यूरोप की बात करें, तो यूरोप के अंदर हमारा बहुत थोड़ा एक्सपोर्ट करने के बावजूद हमारा भी थोड़ा शेयर है और मुल्कों के मुकाबले में। तो अगर हम इन स्ट्रैटेजीज को, हम इन चीजों को स्ट्रेटेजाइज कर लें और इन फोकस कर लें जो हमारे मेन एलिमेंट्स है, जो मैंने आपसे जिक्र किए, तो डेफिनेटली आई वुड से कि देयर इज अ वेरी वेरी गुड चांस ऑफ ग्रोथ एंड स्ट्रेटेजिक ग्रोथ इन द कमिंग डेज अनलेस वी सॉल्व दीज इश्यूज। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद रहमान साहब, एक्टिंग चेयरमैन टैक्सेशन एसोसिएशन, हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।